तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बायोलॉजी को उठाए हैं। बायोलॉजी को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे एंड बायोलॉजी में जो पहला टॉपिक है दैट इज सेल। तो अभी हम लोग सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। सेल क्या है? सेल इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। हमारे जीवन का संरचना, जो हमारा शरीर है, हमारा ही नहीं किसी भी प्राणी का जो शरीर है उसका ये बेसिक इकाई है। जिस तरह से आप लोग देखते हैं, ठीक है, कि ईंट से हमारा क्या, ईंट से मिलके दीवार बनता है, दीवार से मिलके घर बनता है, ठीक है, रूम बनता है, रूम से बन के अपार्टमेंट बनता है। उसी तरह से जीव विज्ञान में, बायोलॉजी में भी जितने भी जीव जंतु हैं उनकी बनावट सबसे छोटी इकाई एक छोटी सी सेल से होती है। मान लिया मैं ये एक छोटा सा सेल है। अब इस तरह के बहुत सारे सेल मिलके एक टिश्यू सिस्टम को बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो यूनिट होगी दैट विल बी अ सेल। और ये पूरा जो यूनिट है 3 सेल को मिलाकर एक ऑर्गन बनता है, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी में स्किन है, ठीक है। स्किन बहुत सारे छोटे छोटे स्किन से बनकर मिला है। अगर हम अपने लीवर का बात करें, ठीक है, तो लीवर में बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स होंगे। ये सारे सेल्स ऐसे हैं जो एक स्पेसिफिक काम को करते हैं एंड ये एक पर्टिकुलर टिश्यू बनाएंगे। ये एक टिश्यू है। अगेन इस तरह का बहुत सारा टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन। तो ये हमारा एक ऑर्गन है, ठीक है। और ये ऑर्गन मिलके, 2-3 ऑर्गन मिलके हमारे बॉडी का एक सिस्टम बनाते हैं। अगर मैं बात करूं सिस्टम का, तो हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं। एक सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव। ये डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आते हैं? तो हमारे मुंह, बकल कैविटी, जो मुख गुहा है, वहाँ से वो आते हैं। फिर ओसोफेगस आते हैं। उसके बाद स्टोमक आते हैं, जिसको पेट कहते हैं। उसके बाद इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। तो ये सारे अलग अलग सिस्टम्स हैं और ये ऑर्गन्स हैं। और ये सारे ऑर्गन्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं? एक सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। और हमारे बॉडी में इस तरह के कई सिस्टम पाए जाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। और इन सब से मिलके हमारा बॉडी बनता है। हमारा ही नहीं, कोई किसी भी लिविंग बीइंग का जो बॉडी बनता है तो इसी तरह से बनता है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे सेल क्या है। सबसे छोटी इकाई है। सेल से मिलके टिश्यू बनता है। टिश्यू, कई सारे टिश्यू से मिलके एक ऑर्गन बनता है। कई सारे ऑर्गन से मिलके एक सिस्टम बनता है। और कई सारे सिस्टम के बाद हमारा जो बॉडी है वो बनता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा ये जो बॉडी है किसी भी जीव की जो बेसिक इकाई है वो क्या है, तो बेसिक इकाई हमारा सेल है, ठीक है। अब हम इस सेल के बारे में पढ़ते हैं। ये सेल क्या है? ये सेल का जो ओरिजिन है, ये सेल सबसे पहले कैसे आया, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है रॉबर्ट हुक, ठीक है। रॉबर्ट हुक 1665 में, 1665 ईस्वी में ये रिसर्च कर रहे थे और उन्होंने ये देखा कि एक जो
कॉर्क होता है, कॉर्क मीन्स लकड़ी का टुकड़ा, और लकड़ी का टुकड़ा मीन्स वो डेड सेल होगा। तो उस सेल को देखें तो उसके अंदर बहुत ही माने अजीब सा स्ट्रक्चर उनको दिखा, और उन्होंने ही इसको सेल का नाम दिया। अब ये सेल क्या है, ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। सेल लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है स्मॉल रूम। तो रॉबर्ट हुक ने जब उसको देखा डेड सेल को, तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे रूम दिखाई दिए, तो उन्होंने इसीलिए इसका नाम सेल रख दिया, क्योंकि लैटिन में सेल का मीनिंग होता है स्मॉल रूम, ठीक है। तो सेल क्या है, सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है स्मॉल रूम, छोटी छोटी रूम। आप देखो ना, ये छोटे छोटे रूम के तरह ही तो है, ये एक सेल, ये एक सेल, ये एक सेल। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टडी ऑफ सेल को हम लोग साइटोलॉजी के अंदर देखते हैं। अब यहाँ पे सेलुलर बायोलॉजी भी इसे कहते हैं, सेल बायोलॉजी भी बोला जाता है, ठीक है। तो स्टडी ऑफ सेल को हम लोग सेलुलर बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, और स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। तो हमने देखा कि सेल का नामकरण कैसे हुआ, डेड सेल का आविष्कार किसने किया, और सेल की स्टडी को क्या कहा जाता है। अगेन मैं एक बार रिपीट करूंगा, ये जो डेड सेल है, डेड सेल को रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया। बट जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, साइंटिस्ट में एक और क्यूरियोसिटी आया कि हाँ और भी माने इसके आगे क्या है। तो कुछ समय बाद 1674 में अगेन एक और नई आविष्कार, नई खोज हुई, और ये खोज एंटोन वॉन लीवेनहुक के द्वारा किया गया। इनको लीवेनहुक के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने 1674 एडी में लिविंग सेल को देखा, एंड लिविंग सेल को देखने के बाद इन्होंने देखा उसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे रूम हैं, छोटे छोटे रूम जैसे स्ट्रक्चर है। तो जो लिविंग सेल के आविष्कार, लिविंग खोज का जो डिस्कवरी है, उसका श्रेय किसको दिया जाता है, लीवेनहुक को। और ये कब हुआ था, 1674 एडी में। तो डेड सेल को का आविष्कार रॉबर्ट हुक ने किया, एंड एक लिविंग सेल का आविष्कार लीवेनहुक ने किया। लीवेनहुक ना एक बैक्टीरिया में इन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया है, एंड लीवेनहुक को बोला जाता है वो बैक्टीरिया के फादर हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, क्योंकि इन्होंने बैक्टीरिया के सेल को देखा था, और जो कि एक लिविंग सेल होता है। और उस सेल को देखने के बाद, उसको माइक्रोस्कोप में देखने के बाद उन्होंने देखा कि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनल्स माने होते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिविंग सेल का आविष्कार किसने किया, लीवेनहुक ने। और इन्होंने किस सेल को देखा था, तो बैक्टीरिया सेल को देखा था, और उस पे इन्होंने रिसर्च करके ये फाइंड आउट किया कि हाँ ये लिविंग सेल है, और इसमें ये बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं 1674 ईस्वी में। उसके बाद सेल के आविष्कार में जो नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कवरी हुआ, वो हुआ न्यूक्लियस के बारे में। क्योंकि अगर हम लोग एक सेल के बारे में पढ़ते हैं तो न्यूक्लियस वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनल्स हैं। और रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में, रॉबर्ट ब्राउन 1831 ईस्वी में इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की। तो ये तीनों क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। डेड सेल रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में, लिविंग सेल लीवेनहुक ने किए,
डिस्कवर किए हैं 1674 ईस्वी में, एंड न्यूक्लियस का आविष्कार रॉबर्ट ब्राउन 1831 ईस्वी में। अभी हम लोग ये देख लेते हैं कि लीवेनहुक ने जो बैक्टीरिया का खोज किया, तो बैक्टीरिया के बारे में हम लोग जानते हैं। ये जो बैक्टीरिया है वो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम लोग आज पढ़ते हैं। एक सब डिसिप्लिन है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, एक चैप्टर है और उसमें बहुत सारे आते हैं माइक्रोलॉजी में, लाइक वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, माइकोलॉजी, इम्यूनोलॉजी। तो इसी में एक सब चैप्टर होता है बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, अभी सेल के बारे में पढ़ने के साथ ही हम लोग जो नेक्स्ट ये है कि सेल का जो आविष्कार हुआ, ठीक है, उसके बाद हम लोग मूव करते हैं कि ये जो सेल है कहाँ कहाँ पाया गया। तो ये जो सेल है अभी ये देखते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। जो पहला सेल डिस्कस किया गया, ठीक है, वो हमारा था प्रोकैरियोटिक, एंड उसके बाद का जो सेल आया वो यूकैरियोटिक। ये पहले बाद का चीज़ नहीं है, हम लोग सेल को डिफ्रेंशिएट इसी बात पे करते हैं कि वो उसमें न्यूक्लियस कितना डेवलप है या नहीं। ऐसे सेल जिसमें न्यूक्लियस पूर्ण विकसित होते हैं, फुल्ली डेवलप होते हैं, उसे यूकैरियोटिक सेल बोला जाता है, एंड जिसमें न्यूक्लियस फुल्ली डेवलप नहीं होते हैं उसे प्रोकैरियोटिक सेल बोला जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा सेल कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा यूकैरियोटिक सेल। अब दोनों में हम लोग डिफरेंस देखेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या डिफरेंस है। तो पहला तो साइज, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं, छोटे होते हैं, उसका स्ट्रक्चर बहुत छोटा होता है। यूकैरियोटिक सेल उसके प्रोकैरियोटिक सेल की तुलना में 15 गुना ज़्यादा लार्ज हो सकता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो छोटे होते हैं, यूकैरियोटिक सेल साइज में बड़े होते हैं। अब हम न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल जो है, ठीक है, वो उसमें न्यूक्लियस नहीं होंगे, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होंगे, और होंगे भी तो बहुत ही माइन्यूटली डेवलप्ड न्यूक्लियस होंगे। और माइन्यूटली डेवलप्ड न्यूक्लियस का मीनिंग ये है कि मैं एक स्ट्रक्चर आपको दिखाना चाहता हूँ। हाँ, ये जो प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है, इसमें आप लोग देखो ये ना, ये वाला जो पोर्शन है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में है, और ये जो है वो यूकैरियोटिक सेल के बारे में है। अभी हम लोग ये देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसका जो न्यूक्लियस है वो कैसा है। तो न्यूक्लियस का मैं जो पार्ट है वो बताता हूँ। ये जो पार्ट है ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और सेम चीज़ यूकैरियोट्स में ये वाला चीज़ है, ठीक है। तो आप देख सकते हो प्रोकैरियोटिक में ये जो न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल है वो एक धागे नुमा है, जस्ट ऐसे धागा है, बट यहाँ पे कुछ धागा आपस में ऐसे बना हुआ है, ऐसे ऐसे, एंड ये एक स्ट्रक्चर से घिरा हुआ है। मैं इसको इधर दिखा रहा हूँ, बट प्रोकैरियोट्स में जस्ट एक थ्रेड है। तो प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस होंगे आइदर नहीं होंगे, और होंगे तो माइन्यूटली डेवलप होंगे, मीन्स न्यूक्लियस का कुछ पार्ट डेवलप हुआ होगा जिसे न्यूक्लियोइड बोला जाता है इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट सेल में उसे न्यूक्लियोइड होता है, और एक थ्रेड नुमा, धागा नुमा होता है। ये क्यों थ्रेड नुमा होता है? इसमें क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस जो होते हैं उसके 4 पार्ट होते हैं, हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट अभी आप जान लो कि ये जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये जो है
न्यूक्लियस के अंदर जो वाटर जैसा पाया जाता है वो है, और ये न्यूक्लियोलस है, ठीक है, जो डिस्टिंग्विश होता है। इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है। जो वाटर है ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होंगे वो इस तरह से क्रोमोसोम के रूप में पाए जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है, ये प्रोकैरियोट में थ्रेड नुमा होता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन होता है, वो नहीं पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन क्या है, ये हमारे क्रोमोसोम को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। मैं आपको एक हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, ठीक है। तो वो हिस्टोन प्रोटीन क्या है कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करता है, जो कि प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस होते हैं वे धागा नुमा होते हैं। तो होप आप समझ गए होंगे न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, और होगा तो माइन्यूटली डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा, जिसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है, और इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं। वहीं यूकैरियोट सेल की बात करें तो न्यूक्लियस जो होंगे वो फुल्ली डेवलप होंगे, और वैसे न्यूक्लियस जो फुल्ली डेवलप होते हैं उसे ट्रू न्यूक्लियस बोला जाता है, और इसमें जो न्यूक्लियस होंगे ट्रू न्यूक्लियस नहीं होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, हम लोग इन सब के बारे में डिटेल में देखेंगे अभी आने वाले लेक्चर्स में। अभी जस्ट प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में क्या डिफरेंस है वो देख रहे हैं। तो हम लोग अभी इसके फंक्शंस के बारे में नहीं जानते, बट मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ मेन फंक्शन बता दूंगा, ठीक है। न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है, जबकि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन क्या है, टू हेल्प, ये श्वसन में सहायता करते हैं, इट हेल्प्स इन रिस्पिरेशन, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया होते ही नहीं हैं। जब आप माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते तो आप पूछोगे भाई क्या प्रोकैरियोट श्वसन नहीं करते हैं? ऐसा नहीं है, वो लोग श्वसन करते हैं, बट उनमें श्वसन के लिए मीसोसोम पाया जाता है। मीसोसोम मेनली बैक्टीरिया में पाया जाता है, एंड जो प्रोकैरियोट्स होते हैं स्पेशली बैक्टीरिया वो मीसोसोम के द्वारा रिस्पिरेशन करते हैं, जबकि यूकैरियोट्स माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू से रिस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। इसका भी स्ट्रक्चर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। अब देखोगे कि यहाँ पे तो मीसोसोम नहीं है। अगर बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर मैं दिखाऊं, हाँ ये, तो यहाँ पे ये मीसोसोम होता है, ठीक है। इसमें आप देखो जस्ट एक इसमें थ्रेड नुमा है क्रोमोसोम, इसको क्रोमोसोम बोल गया बट इसको क्रोमोसोम नहीं बोलते हैं, न्यूक्लियोइड ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये मीसोसोम जो है ये रिस्पिरेशन में हेल्प करता है। आप इधर भी देखोगे ये स्ट्रक्चर जो है मीसोसोम है, और ये रिस्पिरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अभी उसी तरह से अगर आप यूकैरियोट सेल देखिएगा तो यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है ये कुछ इस तरह का वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये ऐसे रहता है, और इसमें ना ये इस तरह से वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, और ये रिस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ये है लाइसोसोम। लाइसोसोम नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में। लाइसोसोम क्या करता है, ये हेल्प करता है डाइजेशन में, सेल को भी ये डाइजेस्ट कर देता है। ये आत्मघाती थैलाई से बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं, यूकैरियोट्स में लाइसोसोम पाए जाते हैं। ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं मेनली असेलुलर होते हैं, मीन्स एक कोशिकीय होते हैं।
वहीं यूकैरियोट्स मल्टी सेलुलर होते हैं। प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल पाए जाएंगे और सेल मेम्ब्रेन भी पाए जाते हैं। यूकैरियोट्स में सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन पाए जाएंगे। राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम ये एक प्रोटीन होता है जो कि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है, ये दोनों में पाए जाएंगे। हिस्टोन प्रोटीन इसमें अब्सेंट रहते हैं, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे पाए जाते हैं। एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो अमीबा, साइनोबैक्टीरिया जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, एंड यूकैरियोटिक सेल का जो है प्रोटोजोआ, एल्गी, मोल्ड्स, फंगी, प्लांट एंड एनिमल हैं, ठीक है। अभी हम लोग एक बार इस पिक्चर के थ्रू अच्छा से ये कर लेते हैं। देखिए ये प्रोकैरियोटिक सेल है, यहाँ पे ये जो सबसे बाहरी स्ट्रक्चर है इसको सेल वॉल बोला जाता है। क्या है ये? सेल वॉल है, ठीक है। और सेल वॉल प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। सेल वॉल ये यूकैरियोटिक सेल है, तो जो इसके सबसे बाहरी स्ट्रक्चर है ये हमारा सेल वॉल है। क्या एनिमल में होंगे? नहीं, एनिमल में नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए आप देखोगे यहाँ पे सेल वॉल नहीं दिखाया गया है, बट प्लांट सेल में सेल वॉल पाए जाते हैं, ठीक है। जो सबसे बाह्य स्ट्रक्चर होता है प्रोकैरियोट्स का वो सेल वॉल होता है। यूकैरियोट्स का भी प्लांट का सेल वॉल होता है। एनिमल में वो चीज़ सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। वहीं प्रोकैरियोट्स में ये जो सेल वॉल के बाद का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेल मेम्ब्रेन होता है। आप देख सकते हो ये जो है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। न्यूक्लियस इसमें धागा नुमा होता है प्रोकैरियोट्स में। यहाँ पे वेल डेवलप्ड ट्रू न्यूक्लियस होता है। ये और एक चीज़ मैं बताऊंगा। अच्छा, बैक्टीरिया में इसको डिस्कस करते हैं। राइबोसोम दोनों में पाए जाते हैं आपका प्रोकैरियोट्स में एंड यूकैरियोट्स में, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे। राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है, सेल वॉल दोनों में पाया जाता है। ये एनिमल सेल है इसलिए इसमें नहीं दिखाया गया है। इसी के साथ मैं यहाँ पे और एक दो चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। तो आप देखोगे राइबोसोम यहाँ दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये स्ट्रक्चर के साथ ही ये प्रोकैरियोटिक सेल है। अभी हम लोग एग्जाम्पल में क्या क्या देखे थे प्रोकैरियोट सेल में? अमीबा, ये अमीबा का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अमीबा अकोशिकीय जीव होता है। तो आप इसका जस्ट मैं ये स्ट्रक्चर दिखाने के लिए इसका इमेज दे दिया हूँ कि आप समझ पाएँ प्रोकैरियोट सेल कैसे होते हैं। ये अमीबा है। ये हमारा क्या है? ये है ब्लू ग्रीन एल्गी, ये एकदम डॉट डॉट जैसे होते हैं। और आप देखे होंगे जहाँ पे पानी जम जाता है स्टैग्नेंट वाटर में, ये चीज़ें ऑटोमेटिक डेवलप होते हैं। और पता है ये ब्लू ग्रीन एल्गी ना खुद से फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, ठीक है। ये पैरामीशियम है। पैरामीशियम जो हैं ये भी अकोशिकीय हैं, असेलुलर हैं एंड प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। अभी यूकैरियोट सेल को जानते हैं। यूकैरियोट सेल होते हैं इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होते हैं। आप देखोगे प्रोकैरियोट्स में कहीं भी न्यूक्लियस आपको देखने में नहीं मिलेंगे, ठीक है। यहाँ भी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, इसमें भी नहीं है। पैरामीशियम में भी देखोगे तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है। यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल वो में क्या क्या एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था? पहला तो प्रोटोजोआ देखा था। तो प्रोटोजोआ इसमें ना न्यूक्लियस डेवलप होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने नहीं दिखाया है बट इसमें न्यूक्लियस डेवलप होते हैं। दिस इज प्रोटोजोआ। अगेन स्लिम मोल्ड्स, ये वो होते हैं ना जैसे सरे गले पत्ते होते हैं, उस पर ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर आ जाता है, तो वो भी आपके यूकैरियोट्स होते हैं। और फंगस, फंगस तो आपने देखा ही होगा, ये जो ब्रेड है, ठीक है, आप ब्रेड पे देखोगे ये ग्रीन ग्रीन कलर का डॉट डॉट हो जाता है, तो दिस इज फंगस और वो यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। तो दिस वो ये इसके एग्जाम्पल्स थे यूकैरियोट्स के।
मूविंग टू नेक्स्ट आइटम, यहाँ पे हम लोग ना लिविंग सेल और बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो बैक्टीरिया को क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी एक कोशिकीय होते हैं और सेलुलर ही होते हैं। बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, असेलुलर होते हैं, और ये माइन्यूटली डेवलप्ड न्यूक्लियस होंगे इसमें, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पे रिस्पिरेशन के लिए क्या होते हैं, मीसोसोम होते हैं। और सेल वॉल जो होता है बैक्टीरिया का वो पेप्टोग्लाइकोजन का बना हुआ होता है, और सेल वॉल के चारों तरफ मीसोसोम पाया जाता है, ठीक है। सेल वॉल के चारों तरफ क्या पाया जाएगा, मीसोसोम। बैक्टीरिया में ये मूवमेंट के लिए फ्लैजेलम का यूज करते हैं, और इस फ्लैजेलम के थ्रू से ये आगे बढ़ते हैं। अभी यूकैरियोट सेल जो होते हैं उसके टाइप्स देखते हैं। यूकैरियोट सेल को अगर बांटा जाएगा तो वो दो भागों में बांटा जाएगा। एक तो यूकैरियोट सेल्स जो कि प्लांट में पाए जाते हैं, और यूकैरियोट सेल्स जो एनिमल में पाए जाते हैं। यूकैरियोट सेल्स आपको पता है ये फुल्ली डेवलप्ड न्यूक्लियस है। इसमें सेल मेम्ब्रेन होंगे, सेल वॉल होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, राइबोसोम, ऑल द ऑर्गेनल्स जो कि सेल में पाए जाते हैं वो होंगे, और दे आर वेल डेवलप्ड। इनका साइज प्रोकैरियोटिक सेल से बड़ा होंगे, शेप भी बड़ा होगा, और इसका एग्जाम्पल आपने देखा है। कुछ और एग्जाम्पल जैसे ट्री, ह्यूमन बीइंग, एनिमल, ये सारे इन सब में यूकैरियोटिक सेल होते हैं, ठीक है। प्लांट्स में, अच्छा इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको आप ध्यान देंगे। जो सेल वॉल होता है प्लांट में सेल्यूलोज का बना होता है, सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होते हैं। सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये जो हैं प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में ये पाए जाएंगे। न्यूक्लियस प्लांट में होते हैं, एनिमल सेल में भी होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में होंगे, एनिमल सेल में भी होंगे। लाइसोसोम भी दोनों सेल में पाए जाते हैं। प्लास्टिड जो है, प्लास्टिड ये एक लवक है जो सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाएंगे, बट एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होंगे, राइबोसोम भी दोनों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि प्लांट सेल में, जो प्लांट सेल होते हैं उसमें क्या नहीं पाया जाता है, प्लांट सेल में प्लास्टिड पाया जाता है, एनिमल सेल में क्या नहीं पाया जाता है। एनिमल सेल जो होते हैं उसमें आपका सेल वॉल नहीं पाया जाएगा और प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। और भी है, वैक्यूल्स जो है प्लांट सेल में बहुत बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, बट एनिमल सेल में वो बहुत छोटे होते हैं, बट होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो ये प्लांट सेल है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे बाहरी जो स्ट्रक्चर है सेल वॉल है ये वाला, उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर में मैं यहाँ एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि सेल मेम्ब्रेन के को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो लिक्विड जैसा ये है, यहाँ पे ना पूरा सेल के अंदर लिक्विड होता है, ठीक है। इस लिक्विड को साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, PLASM, ठीक है। सेल के अंदर सारे ऑर्गेनल्स में कुछ न कुछ लिक्विड होते हैं, जैसे आप ये न्यूक्लियस देख रहे हो, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर में भी यहाँ पे ना ये जो जगह है उसमें वाटर जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है। तो इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म, CLEOPLASM, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो
ये जो साइटोप्लाज्म है वो न्यूक्लियोप्लाज्म को छोड़ के जो भी यहाँ से यहाँ तक लिक्विड है इन सब को क्या बोला जाएगा, साइटोप्लाज्म बोला जाता है। ठीक है, ये एक हमारा सेल है, इसके अंदर जितने भी लिक्विड हैं ये क्या कहलाएंगे, ये साइटोप्लाज्म कहलाएंगे। ठीक है, और इसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स है, उसमें से एक ऑर्गेनल्स आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, तो अभी ये जो कहलाएंगे साइटोप्लाज्म, CYTOPLASM। ठीक है, अच्छा अभी ये एक सेल है, ये सेल सेप भी इसको बोलते हैं, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म है। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, ELASM। तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म है और ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। इधर लिखते हैं CYTOPLASM। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि ये न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसको छोड़ के जो यहाँ तक न्यूक्लियस में जो चिपचिपा पदार्थ पाए जाते हैं इसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। बट जैसे ही साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला देंगे तो इन दोनों को मिला के जो बोला जाता है उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्रोटोप्लाज्म, PROTOPLASM। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म उसमें नहीं होते हैं, प्रोटोप्लाज्म है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं। ठीक है, तो ये था, आप ये देख सकते हो एनिमल सेल। अच्छा, एनिमल सेल में क्या क्या कॉमन होते हैं, तो न्यूक्लियस कॉमन होंगे, मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन है वो, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म। ठीक है, और क्या क्या नहीं होते हैं, सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एंड क्लोरोप्लास्ट, जो प्लास्टिड बोला था उसी का एक पार्ट है, 3 तरह का प्लास्टिड होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, तो प्लास्टिड नहीं होंगे, तो ये ध्यान रखेंगे। वैक्यूल्स होते हैं, एक्चुअली एनिमल सेल में भी होते हैं, बहुत ही माइन्यूटली होते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा, क्या क्या हमने अभी तक देखा, अभी तक हमने देखा कि सेल का कैसे आविष्कार हुआ, सेल को किसने बताया, सेल कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। फिर हमने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल्स देखे। उसके बाद हमने यूकैरियोट्स में प्लांट सेल और एनिमल सेल को देखें। प्लांट सेल में ये देखा कि उसमें प्लास्टिड पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है ये दोनों। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या हुआ, रॉबर्ट हुक, उसके बाद लिवेनहुक, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल का आविष्कार किया, लिवेनहुक ने लिविंग सेल का आविष्कार किया, कब, 1674 ईस्वी में। उसके बाद देखिए 1838 ईस्वी में 1838 में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था स्लाइडेन। इन्होंने और रिसर्च किया और इन्होंने बहुत सारे रिसर्च के बाद पाया कि जो प्लांट सेल होते हैं, ठीक है, प्लांट सेल जो होते हैं वो एग्जिस्टिंग प्लांट सेल, ये एग्जिस्टिंग प्लांट सेल से ही मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने देखा कि जितने भी प्लांट हैं वो प्लांट डिफरेंट तरह के प्लांट सेल से बने होते हैं। स्लाइडेन देखा, स्लाइडेन क्या क्या देखें, इन्होंने देखे जितने भी प्लांट सेल हैं वो एक ही तरह के सेल से बने होते हैं। ठीक है, एक पेड़ है, जैसे नीम का पेड़ है, उसमें एक तरह का सेल पाया जाएगा। ठीक है, फिर अगर आम का सेल लेते हैं तो उसमें एक तरह का सेल होगा।
तो इस तरह से जो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल से या बने हुए होते हैं। तो इन्होंने प्लांट सेल का स्टडी किया, ठीक है। उसके बाद स्वान आए 1839 ईस्वी में अपना थीसिस, अपना रिसर्च लेकर, और उन्होंने क्या पाया, उन्होंने बहुत सारे एनिमल सेल का स्टडी किया और इन्होंने प्लांट का भी किया था। बट स्लाइडेन सिर्फ प्लांट सेल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट सेल का स्टडी किया और उन्होंने देखा कि जो अलग अलग प्लांट हैं वो अपने अलग अलग तरह के सेल के बने होते हैं जो थोड़ा सा डिफर करते हैं बट मोस्टली सेम ही होते हैं, उनके स्ट्रक्चर, उनके ऑर्गेनल्स। स्वान एनिमल सेल में देखें कि ये भी अलग अलग एनिमल अलग अलग तरह के सेल से बने होते हैं। मीन्स उसमें कुछ ऑर्गेनल्स डिफरेंट शेप के होंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चर के होंगे। इन्होंने प्लांट सेल को भी स्टडी किया। 1855 में विर्चो आते हैं और इन्होंने सेल का जो थ्योरी है, सेल थ्योरी, उसको प्रपोज किए, ठीक है। तो इन्होंने ये देखा कि एवरी सेल, कोई भी सेल है, ये जो सेल है ये किससे बना है, अपने पहले एग्जिस्टिंग सेल से बना है। मीन्स ये जो सेल है इसका ओरिजिन किससे हुआ है, इस सेल से इसका ओरिजिन हुआ है, ठीक है। मीन्स इनको समझ में आया कि जो भी सेल है वो किसी न किसी प्री एग्जिस्टिंग, पहले से जो सेल है उसी से बना हुआ है, और इसे इन्होंने बोला ओमिनस सेलुला सेलुला। उसके बाद इन्होंने सेल थ्योरी दिया, और आप इसको भी ध्यान रखेंगे क्योंकि पूछा जाता है। सेल थ्योरी क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव हैं वो बने होते हैं सेल के ही, जितने भी मैंने अपने सेल से ही बने होते हैं। जैसे प्लांट हैं तो ये प्लांट सेल से बने होंगे, एनिमल है तो एनिमल सेल से बने होंगे। ऐसा नहीं होगा कि प्लांट में एनिमल सेल आ गया और एनिमल में प्लांट सेल आ गया, ऐसा नहीं होता है। बल्कि प्लांट सेल से ही बने होते हैं, एनिमल सेल से ही बने होते हैं, एंड प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने होते हैं, ठीक है। ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मीन्स अगर आप एक प्लांट लेते हो, ठीक है, ये एक प्लांट है, इसका आपने एक सीड डाला, इस सीड में का जर्मिनेशन शुरू हुआ, ग्रोथ, तो ये जो सीड है इसी सीड का सेल डिवीजन होके ये एक तना बनेगा, ये इधर जड़ बनेगा, जड़ से ये सारे स्ट्रक्चर आएंगे। उसमें जो सीड होंगे उसके भी दो पार्ट होते हैं, ठीक है, प्लीम्यूल बोला जाता है, और एक पार्ट है, मैंने दो पार्ट, अलग अलग पार्ट होते हैं, जिससे एक से जड़ बनता है, दूसरे से तना बनता है। तो जड़ में जो ये होंगे वो उस जड़ वाले सेल्स के डिवीजन से होंगे, और जो सूट बोला जाता है, जो ऊपर का पार्ट होता है, वो उसके सेल से बने हुए होंगे। उसी तरह से एनिमल जितने भी जीव जंतु, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो होता है कि ये एक आपका स्पर्म है एंड ये एक ओवा है। लेट्स सपोज ये मेल का गैमिट, मेल साइड का सेल है और ये फीमेल साइड का, आपस में ये मिल के फर्टिलाइजेशन करते हैं, और इस सेल का डिवीजन से ऑफ स्प्रिंग बनता है। बहुत सारे बीच में प्रोसेस होते हैं बट हाई लेवल में बता रहा हूँ, ये ऑफ स्प्रिंग होते हैं, और इसी सेल से डिवीजन होके बेबी का जो हाथ बनेंगे, पैर बनेंगे, उनका किडनी बनेगा, लीवर बनेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम बनेगा, एंड देन बड़ा बेबी बनेंगे। फिर बर्थ होगा, बर्थ के बाद भी उनके सेल डिवाइड करते रहेंगे और इतना बड़ा, बहुत बड़ा वो आदमी बन जाएंगे, ठीक है। तो यही है, ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। ओके, तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, एंड आज हम लोगों ने पढ़ा सेल का बेसिक, सेल का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके और जो छोटे छोटे ऑर्गेनल्स है उसके बारे में पढ़ेंगे, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो थैंक यू आप सभी को।
इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि ये अच्छी नॉलेज और लोगों तक पहुंच सके और उनको फ़ायदा हो। इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ एंड आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन। बाय बाय।